हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम। आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस आर्ट में। आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्न को लेके आए हैं जिससे आप गारंटी लगा सकते हैं कि यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाएगा। जैसे आप पहला प्रश्न देखिए, आपने जरूर सुना होगा गरीबी हटाओ का नारा जैसे कि इंदिरा गांधी ने दिया, तो इसका वर्णन कीजिए, अर्थ बताइए। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आईएसआई क्या है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो विश्वव्यापी तापवृद्धि क्या है, साफ्रा क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है लघु और दीर्घ दोनों प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। इसमें आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और आप लोग बहुत ही ज्यादा डिमांड भी करते हैं कि सर आप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाइए। तो आज जो है हम लोग राजनीति शास्त्र का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग देख पाए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ही कम अवेलेबल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पर, ये आपका राजनीति शास्त्र का है। ध्यान से देखिएगा, क्लास 12 का। चलिए, गरीबी हटाओ का की राजनीति का जो अर्थ है, यानी कि सिंपली बताओ कि ये जो गरीबी हटाओ की जो राजनीति है, कहने का मतलब है कि गरीबी हटाओ का नारा नहीं, गरीबी हटाओ का जो राजनीति है, ये जो नारा दिया इंदिरा गांधी ने, इसका आपको मतलब पूछ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आंसर को देखते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था, पहले तो आपको यही लिख देना है। तो उसने जो है 1971 के चुनाव के लिए उत्पन्न किया था इस गरीबी हटाओ नारा को, और आप सबको पता होगा यही नारा की वजह से जो है कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को जो जीत मिली थी, यही नारा की वजह से। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारे को व्यापक असर 1971 के चुनाव के लिए उत्पन्न किया था। इसने कांग्रेस पार्टी की पुनः राजनीतिक शक्ति हथियाने में, क्योंकि आप सबको पता है जवाहरलाल नेहरू के समय जो कांग्रेस पार्टी थी वो काफी शक्तिशाली थी, लेकिन फिर जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद फिर जो है धीरे धीरे जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगी, है ना। तो इसको पुनः यानी कि पुनः राजनीतिक शक्ति हथियाने में मदद की। इस नारे ने कांग्रेस पार्टी को चुनने में भारी विजय दिलाई। इस नारे का उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करना था। राज्य का हर क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ गया। ठीक है, तो ये गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी ने, और क्यों दिया तो आप सबको पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी की जो हालत है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, और फिर से इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर के इनको जिताया। और आप सबको एक बात पता ही होगा कि मतलब कि आप ये समझिए कि गरीबी हटाओ का जो नारा दिया उनके बाद जो इंदिरा गांधी की जो जीत हुई, तो ये जीत इतनी बड़ी थी कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी को कभी भी इतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी। 1971 से पहले कांग्रेस पार्टी को कभी भी इतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी जितना जीत जो है इंदिरा गांधी को मिली थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आईएसआई क्या है। आईएसआई ये क्या है, तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। देखिए, यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। आप लोग जैसे जानते हैं आईएसआई, है ना, ये क्या है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। क्या होता है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इस एजेंसी द्वारा जो है पाकिस्तान भारत की गुप्त बातों की जानकारी प्राप्त करता है। तो ध्यान रखिएगा, आईएसआई जो है वो एक खुफिया एजेंसी है। पूरा फुल फॉर्म लिख देना आपको, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और इसका काम क्या होता है, तो पाकिस्तान जो है वो भारत की गुप्त बातों को जानकारी, यानी कि गुप्त जो बात होती है, जो इंटरनल बात होती है, उनको कहीं ना कहीं वो जानता है इसी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, विश्वव्यापी तापवृद्धि क्या है। फटाफट आप लोग जवाब मतलब कि ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, सिर्फ आपको, ठीक है, 100% याद हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग करते हैं लेकिन आप लोग को याद नहीं रहता है। आप लोग करते क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के समय ध्यान कहीं और रहता है, बाद में रटते हैं। अगर आप मेरी बातों को अभी सिर्फ ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनेंगे तो 100% है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप कुछ ना कुछ जरूर लिख देंगे इसके बारे में। ठीक है, तो प्लीज मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। अगला प्रश्न है विश्वव्यापी तापवृद्धि क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो चलिए, विश्वव्यापी ताप आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए, विश्वव्यापी तापवृद्धि, इससे विश्व के कई देशों के तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है कि विश्व में कई जगह ऐसे हैं, कई देश ऐसे हैं जहां पर तापमान में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। ऐसा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के फैलाव के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, तो सीएफसी यानी कि जो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, इसी के कारण कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। और आगे देखिए, इससे समुद्र तल क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के फैलाव के कारण होता है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा होता है। इससे क्या होता है, जो समुद्र तल है उसकी ऊंचाई बढ़ने का, अब जब समुद्र तल बढ़ेगा तो पानी ऊपर आएगा, और जब पानी ऊपर आएगा तो वो लगभग सभी क्षेत्र को डुबा देगा, है ना, जिससे विश्व के कई समुद्री स्तरीय नगर डूब सकते हैं। विश्व के कई समुद्र स्तरीय नगर, जैसे कि हम लोगों का यहाँ मुंबई है और भी बहुत सारे शहर है ना, तो वो भी डूब सकता है, क्योंकि अगर समुद्र के पानी जब ऊपर उछलने लगेगा तो जो समुद्र के बगल में जो ये है नगर है वो तो डूबेगा ही। इस समस्या का हल विश्व के सभी देशों का करना होगा, और ये जो समस्या है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, विश्वव्यापी ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का, इसका जो समस्या का जो हल है वो किसको करना पड़ेगा, तो सभी को करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, हम लोग फटाफट प्रयास करते हैं खत्म करने का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थी।
आप सबको पता ही होगा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, है ना। तो प्रधानमंत्री कार्यकाल में मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थी, तो आपको सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लिख देना है 2-3 बात, है ना। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए दक्षिण के अच्छा उल्टा आपका यहाँ पर है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद आप सबको पता ही होगा, ये सारा चीज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 1964 ईस्वी में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे, तो इनका जो है मृत्यु हो गया। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री को द्वितीय प्रधानमंत्री बनाया गया भारत का, ठीक है। द्वितीय प्रधानमंत्री कौन था, वो था लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ये पूछा गया कि उनके कार्यकाल में मुख्य चुनौतियां क्या थी, यानी कि क्या क्या वो चुनौती का सामना करा, ठीक है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जो है देश के प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने। उनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल बहुत छोटा रहा, प्रधानमंत्री जो रहे ना, तो उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, मात्र 2 साल से भी कम, क्योंकि रीजन इसका वही था, जैसे आप सबको पता ही है, उनका मृत्यु हो गया, किसका, लाल बहादुर शास्त्री का भी, है ना। तो उनका कार्यकाल जो है बहुत ही छोटा रहा, परंतु इस छोटे काल में उनको कई प्रकार की चुनौतियां झेलनी पड़ी, जिसमें जो प्रमुख है वो निम्न है। और इसी छोटी सी कार्यकाल में उसको बहुत ज्यादा जो परेशानियां हैं, जो चुनौतियां हैं, वो सामना करना पड़ा। जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1965 में, ये तो आप सबको पता ही होगा। 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर उस समय कौन था, उस समय लाल बहादुर शास्त्री था, तो इनको ये भी चुनौती का सामना करना पड़ा। सिंडिकेट का बहुत ही ज्यादा प्रभाव हो गया था। सिंडिकेट, है ना, आप सबको पढ़ाएंगे जब पॉलिटिकल में, ये चैप्टर आपको समझ में आएगा सिंडिकेट के बारे में, क्योंकि सिंडिकेट जो है ना एक तरीके से दादागिरी करता था, कहां पर, कांग्रेस पार्टी में। यानी कि सिंडिकेट चाहे तो किसी को भी प्रधानमंत्री बनाए, किसी को भी मुख्यमंत्री, किसी को भी प्रधानमंत्री से हटा दे, इतना पावर था सिंडिकेट को, ठीक है। तो इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा लाल बहादुर शास्त्री पर था, इससे उसका चुनौती का सामना करना पड़ा। दूसरा 1962 में जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1962 में। तो युद्ध खत्म होने के बाद, अब तो जानते ही हैं, युद्ध के बाद जो नुकसान होता है तो उनका तो भरपाई तो करना पड़ता है ना, कुछ भी अगर नुकसान हो तो ये जो युद्ध का प्रभाव है उसका भी चुनौती का सामना करना पड़ा। और भारत का पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में, वो तो था ही। उसके बाद अनेक प्राकृतिक विपदाएं, यानी कि उसी वक्त में जो है बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं हो रही थी, जिसका जो है सामना करना पड़ा, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को। तो ये सभी चुनौतियां लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में थी। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्या वैश्वीकरण के कारण कल्याणकारी राज्य के स्वरूप में अंतर आया है? फटाफट आप लोग बताइएगा। क्या आप इंग्लिश वाले जो है वो देख लीजिएगा, मैं आपको लास्ट में आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलिए, क्या वैश्वीकरण के कारण कल्याणकारी राज्य के स्वरूप में अंतर आया है, बताइए। आंसर को यहाँ पर देखते हैं, 1 सेकेंड आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। देखिए वैश्वीकरण का कल्याणकारी राज्य के स्वरूप पर बुरा असर पड़ा है, ठीक है। वैश्वीकरण का कल्याणकारी राज्य के स्वरूप पर जो है बहुत ही बुरा असर पड़ा है। अब यह अवधारणा पुरानी पड़ गई है और इसका स्थान न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है। इसके कार्य जो है वो सीमित हो गए हैं, यानी कि सिंपली कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण का जो कल्याणकारी है, यानी ये जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश में, विश्व के लेवल में, है ना, जैसे भारत और अमेरिका आपस में बिजनेस करेगा, तो ये बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा से चले, टैक्स वगैरह बहुत ही कम हो, यही है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब पूरा दुनिया जो है ना एक गांव के जैसा है ना। चलिए, तो ये जो वैश्वीकरण हुआ है, तो क्या इससे फायदा है, क्या यह कुछ बुरा असर पड़ा है? तो जी इससे बुरा असर पड़ा है। वो क्या क्या है, तो सबसे पहले न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है। न्यूनतम मतलब कि आप सिंपली कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा टैक्स जो है राज्य लेता है। इसके कार्य जो है वो सीमित हो गए हैं। अब इसका कार्य जो राज्य सरकार जो भी है, इनका कार्य बहुत सीमित हो गया है, क्योंकि अब तो कुछ होता नहीं है। यह कानून और व्यवस्था तथा नागरिकों की सुरक्षा का कार्य करता है। सामाजिक और आर्थिक कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर का हो गया। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7, मैकमोहन रेखा क्या है, ठीक है। मैकमोहन, व्हाट इज मैकमोहन लाइन? चले, मैकमोहन रेखा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता ही होगा। भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसी को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। तो जब भी प्रश्न आए कि मैकमोहन रेखा क्या है, तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसी को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। अच्छा, यह रेखा जो है 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। ध्यान रखिएगा, यह रेखा कब बनी थी, तो शिमला में बनी थी। कब बनी थी? 1914 ईस्वी में। इसकी उत्तर पूर्वी सीमा की जो लंबाई है वो लगभग 4224 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जो है आपका 2-3 प्रश्न भी मतलब कि ये सॉल्व हो गया। जैसे मैकमोहन रेखा क्या है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। आप लोग कमेंट भी करेंगे मैकमोहन रेखा क्या है, तो वो भारत और चीन के बीच का जो सीमा रेखा उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। इसकी निर्धारित कब की गई थी, तो 1914 में। कहाँ पर? शिमला में।
और इसकी लंबाई कितनी है, तो उत्तर पूर्वी सीमा की जो लंबाई है वो 4224 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सारा चीज को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बैकबोन रेखा के बारे में भी। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग कम से कम कुछ दोस्तों को जरूर शेयर करें जो आपको देखते हैं या फिर जो नहीं जानते हम लोगों के बारे में। ठीक है, और ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। कहाँ से, प्ले स्टोर में आपको जाना है, वहाँ पर तनु क्लासेस लिखना है और ऐप को इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जो भी पीडीएफ आपको चाहिए, जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है फ्री में चाहिए, जैसा भी क्विज टेस्ट वगैरह देना हो आराम से आप दे सकते हैं। ठीक है, गूगल पे भी जाके आप वेबसाइट में पढ़ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है 1956 की राज्य पुनर्गठन आयोग की कौन सी सिफारिशें थी, बताइएगा। 1956 में आप सबको पता ही है राज्य पुनर्गठन आयोग की जो नियुक्ति है एक प्रकार का, वो कब हुआ था, 1956 में। तो बताइए इसकी सिफारिशें क्या थी, है ना, इसका सिफारिशें क्या थी, इसको देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 29 दिसंबर 1953 को सैयद अली को अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। ठीक है, यानी कि सैयद अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। कब हुआ था, 29 दिसंबर 1953 को। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पुनर्गठन आयोग है, पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में, और अधिनियम अगर आ जाए तो वो 1956 में। ठीक है, आगे अभी देखिएगा। तो इस आयोग का काम जो है वो राज्यों के सीमांकन के संबंध अपना प्रतिवेदन देना था। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया कि देश में राज्यों की सीमाओं का निर्धारण उस भाग में आम नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर ही 1956 में संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर ही 1956 में संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये किसके द्वारा हुआ था, संसद के द्वारा। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो आपका 1956 में बना था। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग है, आयोग और अधिनियम ये दोनों अलग है। तो आयोग अगर बोल दे राज्य पुनर्गठन आयोग तो वो है 1953, 29 दिसंबर 1953, और वहीं पे बोल दे अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो वो हो गया 1956। ये दोनों डेट को आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको जो है इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है ये क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। व्हाट इज डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो क्या है। देखिए प्रत्यक्ष विदेश निवेश में किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश है। यानी कि प्रत्यक्ष विदेश निवेश का मतलब ही हुआ कि अगर कोई ऐसा कंपनी है जो जिसको प्रत्यक्ष विदेश निवेश कहा जाता है, या फिर प्रत्यक्ष विदेश क्या होता है, तो सिंपली कोई कंपनी, जैसे मान लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत पे आकर के पूरे तरीके से निवेश किया, इन्वेस्ट किया, खर्च किया, तो इसी को बोलेंगे हम लोग प्रत्यक्ष विदेश निवेश। ठीक है, ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। ठीक है, और ऐसे निवेश में क्या होता है, उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिससे उसका पैसा लग जाता है। अब अगला प्रश्न है राजनीतिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल जस्टिस, इसको भी देखते हैं। देखिए राजनीतिक न्याय ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से कराहे जा सके। इस कारण लोकतंत्र राजनीतिक न्याय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक न्याय के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त माना जाता है। प्लीज स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लें, जितने भी प्रश्न करवाते हैं, और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जो है क्या करना है, क्वेश्चन पे उतारना भी है। ठीक है, और या फिर आपको ऐप में ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अभी अपलोड नहीं, मतलब अपलोड हो गया लेकिन वहाँ नहीं आया, कुछ दिन में एप्लीकेशन में आ जाएगा, तो आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका जाएगा 11, क्योंकि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर का पूछा जाता है, ध्यान से आपको आंसर देना है। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता के बाद यानी कि आजादी के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर एक निबंध लिखिए। यानी कि आपको सिंपली कह रहा है जब आज़ादी हो गया तो भारत के समक्ष भारत के बारे में आपको एक राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती हुई थी उन्हीं पर आपको लिखना है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां सिंपली आपको लिखना है। तो आप सबको पता ही है राष्ट्र निर्माण की चुनौती में बहुत सारी समस्याओं का हम लोगों को सामना करना पड़ा, क्योंकि भाई जब भी एक देश मतलब कि किसी आज़ाद होता है तो उनको बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, और हम लोगों को तो वो मेहनत लगा ही, साथ में पाकिस्तान भी उस वक्त अलग हो गया, तो समझिए कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, जब कोई राष्ट्र आज़ाद होकर नए सिरे से जन्म लेता है तब उस राष्ट्र के समक्ष सबसे पहला कार्य राष्ट्र निर्माण होता है। यानी कि सबसे पहला काम जो है उस राष्ट्र का क्या होता है, राष्ट्र निर्माण। भारत जैसे नए राष्ट्र के लिए यह आसान नहीं थी।
यह आसान भारत जैसे राष्ट्र के लिए नहीं था। उसके सामने अनेक चुनौतियां मुंह खोल खड़ी थी, है ना, बहुत सारी चुनौतियां भारत के सामने थी उस वक्त में। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का एहसास कराते हुए कहा कि हमारा पहला ध्येय यह होना चाहिए कि हम सब प्रकार के आंतरिक झगड़ों और हिंसा का अंत कर दें। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि हम लोगों के अंदर, हम लोगों को आपस में जो भी लड़ाई है, जो भी झगड़ा है, जो भी कुछ है, ठीक है, उन सभी चीजों को, उन सभी हिंसा को खत्म कर दे। हमें कलुषित करते गिराते हैं और जो स्वतंत्रता के पक्ष को हानि पहुंचाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो आज़ादी है फिर आज़ादी को हानि पहुंचाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो स्वतंत्र भारत के समक्ष अनेक समस्याएं और चुनौतियां थी, लेकिन 3 चुनौतियां जो है वो अहम थी, जो कि हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला चुनौती राष्ट्र की एकता और अखंडता के बनाए रखने की चुनौती, यानी कि राष्ट्र को सबसे पहले एक करो और अखंडता को एक करो, फिर ये हमेशा बनाया हुआ रहे, सबसे बड़ा चुनौती यही था। दूसरा, देश में लोकतंत्र बहाल करने की चुनौती, देश में लोकतंत्र बहाल हो, इसकी भी बहुत बड़ी चुनौती थी। तीसरा, संपूर्ण समाज के विकास और भलाई को सुनिश्चित करने की चुनौती। ठीक है, संपूर्ण समाज के विकास और भलाई को सुनिश्चित करने की चुनौती, ये भी जो है एक बहुत ही बड़ा चुनौती था। तो ये 3 चुनौती आपको याद रखना है और ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन आपका 12। राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंट रूल? राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति भारत संघ का प्रधान तथा अध्यक्ष होता है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है, तो भारत संघ का प्रधान होता है और अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ध्यान रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत संघ का प्रधान तथा अध्यक्ष होता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, ये कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति हमेशा से केंद्र एवं राज्यों का प्रशासन पर निगरानी रखते हैं। ठीक है, केंद्र और राज्यों का जो भी प्रशासन है उस पर निगरानी रखता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, ये राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित तथा समन्वित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। यानी कि ये कोई भी सरकार, राज्य सरकारों को निर्देशित कर सकता है, कोई निर्देशन दे सकता है, नियंत्रण, कंट्रोल कर सकता है उन पर, और कोई आदेश भी इन पर दे सकता है। समन्वित करने का अधिकार राष्ट्रपति को यह प्राप्त है। किसी राज्य में वहां की सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत कार्य करेगी या ऐसा कार्य करने का प्रयास करेगी अथवा आपातकालीन स्थिति के कारण वहां संवैधानिक व्यवस्था कायम रखना कठिन हो जाएगा, तो राष्ट्रपति उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेती है। यानी कहने का मतलब है, कहीं पर भी अगर संवैधानिक वगैरह या फिर कहीं पे आपातकाल वगैरह लागू हो तो उस वक्त का जो शासन है वो कौन संभालता है, तो राष्ट्रपति, है ना, अपने हाथों में ले लेती है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा या अन्य किसी प्रकार से यह विश्वास हो जाए कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, पैदा हो गई है कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार वहां का शासन नहीं चलाया जा सकता, तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 और उसका हो गया आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भारत की परमाणु नीति का वर्णन करें, है ना। डिस्क्राइब द इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी पूछा जाता है अक्सर भारत के परमाणु नीति के बारे में। आप लोग आराम से इसका आंसर से ध्यान से देखिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी लीजिए। देखिए, भारत का परमाणु नीति के बारे में जब भी पूछे आपको सबसे पहले तो यही सोचना है कि देखिए, भारत का जो परमाणु नीति है वो बहुत ही आम है, बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोगों को जो है परमाणु परीक्षण करने के लिए नहीं दिया जा रहा था। अमेरिका, लगभग पूरी दुनिया हम लोगों को रोक रहा था। ठीक है, और हम लोग क्या मतलब कि बोल करके बनाए हैं कि ये हम लोग जो है अपना सुरक्षा के लिए बनाए हैं, हम लोग किसी का भी ऊपर पहले हमला नहीं करेंगे, अगर कोई हम लोगों पर हमला करेगा तभी हम लोग जवाब में हमला करेंगे, तो ये क्या हो गया, हम लोगों का सुरक्षा के लिए होगा। तो बहुत सारा परेशानी हुई, आप सबको पता ही है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जब आप पढ़ेंगे, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो परमाणु नीति क्या है, देखिए, भारत की परमाणु नीति के बारे में पूछा जा रहा है, एक एक करके हम लोग यहाँ पर जवाब देते हैं। ठीक है, देखिए, विश्व में सैनिक गुटबंदी की समाप्ति के लिए भारत ने आरंभ से ही निशस्त्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया। निशस्त्रीकरण मतलब कोई भी शस्त्र वगैरह नहीं उठाएगा, ऐसा रास्ता जो है भारत ने भी चुना। ठीक है, अपनी शांति प्रक्रिया का परिचय देते हुए भारत ने अगस्त 1963 में परमाणविक परीक्षण रोक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया। यानी कि ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा मेरी बातों को, 1963 में एक ऐसा ये हुआ था, परीक्षण हुआ था, एक ऐसा संधि हुआ था जहां पर सभी देश ने मिलकर के हस्ताक्षर किया था। हस्ताक्षर क्या किया था कि देखिए, हस्ताक्षर किया और उसमें लिखा हुआ ये था कि कोई भी जो है, तो संधि पर ये लिखा हुआ था कि कोई भी देश जो है परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। ठीक है, तो उसी पर भारत भी हस्ताक्षर कर दिया था। ठीक है, तो ऐसा एक एग्रीमेंट होता है, वहां पर लिखा हुआ था कि अब कोई भी देश जो है मतलब कि परमाणु का परीक्षण नहीं करेगा, तो वहां पर कौन कर दिया हस्ताक्षर, भारत। ये करके जो है फंस गया। ठीक है, आगे देखिए,
तो रोक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया। इस संधि के बाद भारत द्वारा यह प्रयास किया गया कि विश्व में परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर नियंत्रण लगे। भारत जब यहाँ पर सिग्नेचर किया तो इसका कहने का मतलब क्या था कि हाँ, विश्व में कोई भी अगर परमाणु वगैरह कुछ बना रहा तो इस पर रोक लगे। भारत भी ये चाहता था, है ना। सिग्नेचर करके तो सबसे बड़ी गलती हो गई। तो जो देश परमाणु अस्त्रविहीन है वे इसे ना बनावे और जिसके पास परमाणु अस्त्र है वे इसे नष्ट कर दे। कहने का मतलब क्या है कि जिस देश के पास परमाणु बम नहीं है, क्योंकि उस एग्रीमेंट में ये सारा चीज लिखा हुआ था कि कोई भी परमाणु बम नहीं बनाए, जिसके पास नहीं है वो नहीं बनाए, और जिसके पास अगर है तो वो जो है, जो बनाने वाला है उनका परमाणु को नष्ट कर दे जो बना रहा है। ठीक है। भारत के ऐसे प्रयास के बावजूद साम्यवादी चीन द्वारा 1964 में अणुबम का परीक्षण कर लिया गया। और भारत जब ऐसा प्रयास किया, ये सारा चीज बोला, लेकिन इसके बावजूद भी, ठीक है, सिग्नेचर वगैरह हो गया। फिर 1963 में, फिर 1964 में जो चीन जो है वो फिर से परीक्षण कर लिया परमाणु बम का। ठीक। अब आगे देखिए, इसका परिणाम स्वरूप भारत के द्वारा अपनी आणविक नीति पर पूर्ण विचार करना आवश्यक हो गया। यानी कि फिर से इसी पर विचार करना बहुत ही जरूरी हो गया। इसी पूर्ण विचार के परिणाम स्वरूप भारत ने 18 मई 1974 को पश्चिमी राजस्थान के पोखरण में भूमिगत अणु परीक्षण किया। ठीक है। और जब चाइना को देखा कि भाई ये तो बिना मतलब का कर लिया, हम लोग यहाँ 1963 से लगे हुए थे कि कोई नहीं करे, हम भी सिग्नेचर कर दिए, लेकिन चाइना वाला तो कर लिया। बस इसी पर फिर से दोबारा विचार किया भारत, और फिर से राजस्थान के पोखरण में भूमिगत यानी कि जमीन के अंदर में परमाणु परीक्षण किया। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग केवल रचनात्मक कार्यों के लिए किया जाएगा। अच्छा, उस संधि में जो है ना एक रोक भी लगा था। रोक क्या था कि तुम हवा पर, तुम जमीन पर, तुम पानी पर, आग पर, कहीं भी तुम परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो भारत जो है वो जमीन के अंदर यानी कि पाताल पर किया था। ठीक है। तो संधि से कहीं नहीं मिलता है। चलिए, तो इंदिरा गांधी ने यह बात स्पष्ट कर दिया कि हम लोग कोई भी रचनात्मक कार्यों के लिए नहीं करेंगे इसका प्रयोग। ठीक है। भारत सरकार इसी आग्रह पर डटी रहेगी। जब 1996 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि अपनाई तो उन्हीं आपत्तियों के आधार पर भारत ने उसे भी नकार दिया। 11 एवं 13 मई 1998 को भारत द्वारा पोखरण में अणु परीक्षण इसी उद्देश्य से किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने विश्व जनमत को आश्वस्त कर दिया कि भारत द्वारा अणुशक्ति का प्रयोग सिर्फ शांति के लिए होगा, है ना। और भारत जो है सबको, पूरी दुनिया को बताया कि हम लोग जो परमाणु बम का प्रयोग करेंगे वो सिर्फ शांति के लिए करेंगे। ठीक है। सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए और शांति के लिए। ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न था आपका। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के बारे में देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। इसी आवश्यकता ने 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सभी देश जो है ना वो मिलजुल करके रहे, है ना। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो मुख्य उद्देश्य क्या था कि परमाणु, ये जो दूसरा विश्व युद्ध है वो खत्म हो जाए। खत्म होने के बाद हुआ कि इस तरह का युद्ध जो है वो कभी नहीं हो और सभी लोग मिलजुल करके रहे, पूरा देश। ठीक है। तो इसके समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। इस आवश्यकता ने 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरे दुनिया भर में शांति और सुरक्षा की स्थापना करें। ठीक है। दूसरा, मानव के मूल अधिकारों को पुरुष, स्त्री तथा छोटे बड़े राष्ट्रों के कार्यों तथा समान अधिकारों में विश्वास स्थापित करना। यानी कि जो भी अधिकार है पुरुष, स्त्री के, छोटे बड़े राष्ट्रों के, छोटे बड़े देश के, सभी का कार्य को तथा समान अधिकार हो, सारा चीज सब कुछ बराबर हो, सबके लिए बराबर का हक हो। ठीक है। तीसरा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त हो। यानी कि कोई भी आर्थिक, इकोनॉमिकली अगर कोई भी देश में प्रॉब्लम आ गया, कोई भी देश में अगर गृह युद्ध वगैरह हो गया, कोई भी देश में सांस्कृतिक यानी कोई भी प्रॉब्लम अगर हो गया कोई देश में, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा वो क्या करेगा, इसका सहयोग करेगा, सुलझाने में, प्रॉब्लम को खत्म करने में सहयोग करेगा। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो सके। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन को ऐसा बनाना चाहता था और ऐसा बनाया है जो क्या करे कि कोई देश अगर एक दूसरे के खिलाफ है तो वो एक दूसरे को मिलाए। कोई अगर कुछ करना चाहता है तो पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बात करे, उसके बाद ही कुछ करे। कोई युद्ध करना चाहता है तो पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बात करे, सारा चीज, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब कि करने में सफल हो सके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व सरकार की अव्यवहारिक भावना को साकार कर सकता है। ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है
आप आराम से पहला दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा दूसरा बुक का, आपको ये सारा आंसर आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब अप्रासंगिक हो गया, अपने विचार प्रस्तुत करें, है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पूछा गया कि ये जो है अब क्या हो गया, इरिलेवेंट हो गया। इरिलेवेंट, अप्रासंगिक कहने का मतलब है कि अब जो है वो इरिलेवेंट हो गया। ठीक है, चलिए इसका अभी देखते हैं आंसर। आपका आंसर देखेंगे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी कि जब सोवियत संघ खत्म हो गया, कब हुआ था खत्म, 1991 में, तो जब सोवियत संघ खत्म हो गया उसके बाद एक ध्रुवीय विश्व बना, यानी कि अमेरिका का ताकत पूरी तरीके से बढ़ गया, इसलिए एक ध्रुवीय जो है बन गया। यह गुट निरपेक्ष देश मिलकर काम करे तो वे एक ताकत बन सकते हैं। यह देश संगठित होकर एक ध्रुवीय विश्व की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, समृद्धि के लिए एकजुट होकर सामूहिक रूप से कार्य कर सकते हैं। सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, समृद्धि के लिए एकजुट होकर सामूहिक रूप से कार्य कर सकते हैं। नवोदित राष्ट्रों का राजनीतिक और आर्थिक विकास एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर है। कहने का मतलब है कि 1991 में जब आपका रूस जो है वो हार गया, सोवियत संघ जब खत्म हो गया, तो उनके बाद अमेरिका जो है वो एक बच गया और उसका जो पावर है बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, उनके बाद गुट निरपेक्ष का गठन हुआ और फिर ये लोग यहाँ पर मिल करके कहीं ना कहीं जो एक ध्रुवीय जो राज्य था अमेरिका, उनको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया, या फिर जो मनमानी करता था तो कुछ ना कुछ काम में रोकने का उनको प्रयास किया। और उनका काम क्या था, तो उनका काम था वही अंतर्राष्ट्रीय शांति हो, सुरक्षा हो, समृद्धि के लिए एकजुट होकर वो लोग सामूहिक रूप से कार्य कर सकते हैं समृद्धि के लिए। ठीक है, इस तरह का कार्य था। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अमेरिका के दबाव से मुक्त रहने के लिए कूटनिरपेक्ष राष्ट्रों का आपसी सहयोग और भी अधिक आवश्यक है। यानी कि अभी वर्तमान अगर हम देखें तो अमेरिका के दबाव से मुक्त रहने के लिए, यानी कि अमेरिका अगर दबाव वगैरह करता है तो उनसे अगर हम दूर रहना चाहते हैं तो सिंपली हम लोगों को कूटनिरपेक्ष राष्ट्रों का आपसी सहयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यानी कि कूटनिरपेक्ष राष्ट्र में जो भी आता है कूटनिरपेक्ष में, उन सभी को मिलजुल करके रहना पड़ेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व के शक्तिशाली देशों से उनकी रक्षा के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है के माध्यम से निशस्त्रीकरण की आवाज उठाई जा रही है, जो गुटनिरपेक्ष देशों की सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और ये क्या मांग उठाती है, निशस्त्रीकरण, यानी कि कोई भी हथियार वगैरह किसी के पास नहीं हो। अधिकतर गुटनिरपेक्ष देश विकासशील था या अविकसित। अधिकतर जो गुटनिरपेक्ष देश है या तो वो विकासशील है, यानी कि कहने का मतलब है कि वो विकास के रास्ते पर है लेकिन अभी विकसित नहीं हुआ है, या तो फिर वो अविकसित है, यानी कि विकसित विकासशील दोनों नहीं है। अधिकतर गुटनिरपेक्ष देश जो है ऐसे ही है। ठीक है, सभी अपनी अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह संगठन एक मंच के रूप में आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित कर सकता है। हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व समृद्धि के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी है और भविष्य में भी बनी रहेगी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, सुरक्षा के लिए गुटनिरपेक्ष की जो जरूरत है वो आज भी है और फ्यूचर में भी गुटनिरपेक्ष का हम लोगों को जरूरत जो है वो पड़ता रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन, 10 आपका शॉर्ट क्वेश्चन, 5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन को करवाया। और ये सभी प्रश्न ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर कोई नहीं देखा है तो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है यहाँ से 1 से 2 प्रश्न या फिर 3 प्रश्न जो है आपको देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर जो है आपकी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में, आप उनमें जरूर जुड़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ऐप को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए प्ले स्टोर से, तो ऐप को आप इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। ठीक है, और वहां से आप ये PDF वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पर भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा ऐप का। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और प्लीज सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।